नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, गुजरात सरकार और वेदांता फॉक्सकॉन ग्रुप के बीच सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले फैब विनिर्माण इकाई के लिए 1,54,000 करोड़ रुपए के समझौते से अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के अवसर पैदा होंगे। निर्वाचन आयोग ने 253 पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को निष्क्रिय घोषित किया। कोयला मंत्रालय ने वाणिज्यिक कोयला खनन नीलामी के अंतर्गत 5 राज्यों की 8 खदानों की ई नीलामी की। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, स्टार्टअप हब और मेटा ने देश भर में विस्तारित रियल्टी प्रौद्योगिकी में अगली पीढ़ी के स्टार्टअप बनाने के लिए एक्सेलरेटर XR स्टार्टअप कार्यक्रम शुरू किया। पश्चिम बंगाल के कोलकाता और हावड़ा में तृणमूल कांग्रेस सरकार की कथित भ्रष्ट नीतियों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन पर पुलिस कार्रवाई के बाद झड़पें हुईं और भारत और इंग्लैंड की महिला क्रिकेट टीमों के बीच दूसरा T20 मैच आज रात डर्बी में। समाचार संध्या में मुनीश शर्मा के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गुजरात सरकार और वेदांता फॉक्सकॉन ग्रुप के बीच सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले फैब विनिर्माण इकाई के लिए समझौते से अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के अवसर पैदा होंगे। श्री मोदी ने कहा कि 1,54,000 करोड़ रुपए का समझौता भारत के महत्वाकांक्षी सेमीकंडक्टर विनिर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे देश में सहायक उद्योगों के अनुकूल माहौल बनाने और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को मदद मिलेगी। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि दोनों कंपनी इस इकाई की स्थापना से राज्य में 1 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सरकार भारत में निवेश और उद्योग स्थापित करने के लिए हर आवश्यक कदम उठाएगी। नई दिल्ली में माइंड संस्थान के 15वें सम्मेलन में श्रीमती सीतारमण ने कहा कि चीन से कई कंपनियां भारत आना चाहती हैं। कंपनियों का मानना है कि भारत में कारोबार करने की नीतियां बेहतर हैं। A lot more companies moving out of China, wanting to come because they find the policies a lot more attractive, not just the PLI, but overall the ecosystem is now far more facilitative of such companies coming out to locate themselves in India. If that is one of the things. The second, I think, no policy can be the end to itself. It's not as if we've given a solution and that's the end of the story. It keeps evolving as we go on. So that applies even to those industries which are coming into the sunrise sector for which we've given the policy support through an incentive. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वाहन और हरित ईंधन भारत की विकास गाथा की कुंजी होंगे। श्री गडकरी ने कहा कि हाल के दिनों में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की मांग 500% से अधिक बढ़ी है। Today, the electric vehicle demand is increased by 500%. Even electric two-wheeler, we have 250 startup, small startup making good electric scooters. So, in due course of time, within a year, you will see the difference and there will be a lot of e-vehicle. Now, no one want to purchase petrol or diesel car because by spending 25 to 30,000 rupees on petrol car and electric car, it is only 2,000 rupees and no pollution. Due course of time, we will get the alternative solution for lithium-ion battery that will reduce the cost and electric vehicle cost will be less than petrol and diesel vehicle. श्री गडकरी ने कहा कि आने वाले समय में तरल प्राकृतिक गैस LNG और ग्रीन हाइड्रोजन जैसे ईंधन ही होंगे। श्री गडकरी ने कहा कि इस साल के अंत तक 27 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवेज का काम 80 से 90% तक पूरा हो जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज गांधीनगर के महात्मा मंदिर में गुजरात सरकार की 1200 करोड़ रुपए लागत की कई विकास परियोजनाओं का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन और शिलान्यास किया। गांधीनगर में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के 1 वर्ष का कार्यकाल पूरे होने पर एक कार्यक्रम में श्री शाह ने कहा कि गुजरात आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने में अहम भूमिका निभा रहा है। श्री शाह ने कहा कि पिछले वर्ष देश के कुल विदेशी निवेश में गुजरात का हिस्सा 57% रहा था। उन्होंने कहा कि देश के कुल निर्यात में राज्य का 30% हिस्सा रहा है। चुनाव आयोग ने आज 253 पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों RUPP को निष्क्रिय घोषित कर दिया है।
आयोग ने उन्हें चुनाव चिन्हादेश 1968 का लाभ लेने से भी प्रतिबंधित कर दिया है। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि 86 अन्य अस्तित्वहीन राजनीतिक दलों को सूची से हटा दिया जाएगा और चुनाव चिन्हादेश का कोई लाभ उन्हें प्राप्त नहीं होगा। आयोग के अनुसार नियमों की अवहेलना करने वाले इन सभी 339 दलों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। 25 मई 2022 से अभी तक ऐसे दलों की संख्या 537 हो चुकी है। चुनाव आयोग ने इस साल मई में 87 और जून में 111 ऐसे दलों को सूची से बाहर कर दिया था। 7 राज्यों बिहार, दिल्ली, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश के मुख्य चुनाव अधिकारियों से प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर ये निर्णय लिया गया है। कोयला मंत्रालय ने आज वाणिज्यिक कोयला खनन नीलामी के अंतर्गत 5 राज्यों की 8 खदानों की ई नीलामी की। छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, ओडिशा और मध्य प्रदेश में स्थित इन खदानों का कुल कोयला भंडार 2157 मिलियन टन है। मंत्रालय ने बताया कि ओडिशा में रंपिया और डिपसाइड में सबसे ज्यादा 117 करोड़ 94 लाख टन से अधिक के भंडार हैं। केंद्र सरकार का निकट भविष्य में 107 से अधिक कोयला ब्लॉक की नीलामी का लक्ष्य है। ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने में आत्मनिर्भरता हासिल करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जून 2020 में वाणिज्यिक खनन के लिए कोयला खदानों की नीलामी शुरू की थी। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के स्टार्टअप केंद्र और मेटा ने आज नई दिल्ली में देश भर में विस्तारित रियलिटी प्रौद्योगिकियों के अगली पीढ़ी के स्टार्टअप बनाने के लिए एक तीव्रगामी XR स्टार्टअप कार्यक्रम की शुरुआत की। ये कार्यक्रम मेटावर्स के लिए तकनीकी क्षमताओं के कौशल और निर्माण पर केंद्रित है। ये कार्यक्रम देश में ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों के अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र को आकार देने में सहायक होगा। इस कार्यक्रम के तहत XR प्रौद्योगिकियों में काम कर रहे 40 शुरुआती चरण के प्रत्येक स्टार्टअप को 20 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। इस अवसर पर इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि टियर 2 और टियर 3 शहरों के भारतीय स्टार्टअप भारत और दुनिया के लिए प्रौद्योगिकी और इंटरनेट के भविष्य को आकार देंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया विजन से स्पष्ट है कि भारत अब प्रौद्योगिकी का केवल उपभोक्ता भर नहीं रहेगा, बल्कि उभरती प्रौद्योगिकियों के उत्पादन में भी वो अग्रणी बन जाएगा। सरकार ने 384 दवाओं की राष्ट्रीय आवश्यक औषधि सूची जारी की है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली में वर्ष 2022 की नई सूची जारी की। डॉक्टर मांडविया ने कहा कि ये सूची किफायती और उत्कृष्ट दवाएं उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उन्होंने कहा कि इन दवाओं से स्वास्थ्य देखभाल की गुणवत्ता में सुधार होगा। डॉक्टर मांडविया ने कहा कि सभी संबंधित पक्षों के साथ व्यापक विचार विमर्श के बाद ये सूची तैयार की गई है। एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट आज पब्लिश हो रहा है। उसके आधार पर नेशनल फार्मा प्राइसिंग अथॉरिटी उसकी सीलिंग प्राइस तय करेगी और ये भी सीलिंग प्राइस के आधार पर उसमें एक व्यवस्था होती है कि जो NLEM लिस्ट में आ गई मेडिसिन उसकी प्राइस कोई कंपनी अपने हिसाब से नहीं बढ़ा सकती है, लेकिन प्रति वर्ष WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स प्लस माइनस होता है, तो उसके आधार पर उसकी प्राइस प्लस माइनस होती है, यानी कि कोई मेडिसिन की प्राइस अनरीजनेबल बढ़ नहीं सकती, ताकि गरीब मध्यम वर्ग सभी के लिए एफोर्डेबल मेडिसिन उपलब्ध हो सके। स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर भारती पवार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में औषधि क्षेत्र निरंतर विकास कर रहा है। उन्होंने कहा कि ये सूची राष्ट्र की मांग के अनुरूप दवा क्षेत्र की सहायता और मार्गदर्शन करेगी। डॉक्टर पवार ने रोगाणु प्रतिरोध के बारे में जागरूकता फैलाने की आवश्यकता पर बल दिया। हमारे संवाददाता ने कहा है कि वर्तमान सूची में 384 दवाएं शामिल हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसे बहुराष्ट्रीय संस्थानों के लिए ये उपयुक्त समय है कि वो महामारी परवर्ती युग में अपनी प्रासंगिकता साबित करें। उन्होंने ये भी कहा कि मुफ्त उपहारों पर बहस की जरूरत है। श्रीमती सीतारामन वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष NK सिंह और प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव PK मिश्रा द्वारा लिखित पुस्तक रिकैलिब्रेट चेंजिंग पैराडाइम के विमोचन के अवसर पर बोल रही थीं। पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि 75 दिन के तटीय सफाई अभियान स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर को
बहुत अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। कई राज्यपाल, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, चर्चित हस्तियां और विभिन्न समूह भी इस अभियान में शामिल हो रहे हैं। डॉक्टर सिंह ने आज नई दिल्ली में कहा कि सरकार इस महीने की 17 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस पर एक बड़ा अभियान शुरू कर रही है। देश भर के 75 समुद्री तटों पर सफाई अभियान चलाया जाएगा, जिसमें प्रति किलोमीटर के लिए 75 स्वयंसेवकों को शामिल किया जाएगा। डॉक्टर सिंह ने समुद्री तटों से 1500 टन कचरा, मुख्य रूप से सिंगल यूज प्लास्टिक हटाने के लिए लोगों से सहयोग करने को कहा है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और सूचना तथा प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि पार्टी को सशक्त बनाने में महिला मोर्चाओं का बड़ा योगदान है। श्री ठाकुर ने आज अंबरनाथ में कल्याण लोकसभा क्षेत्र के महिला मोर्चा को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जनधन खातों के साथ साथ महिलाओं को गैस सिलेंडर उपलब्ध कराए हैं। 2 वर्ष में 12 करोड़ महिलाओं को गैस सिलेंडर कनेक्शन मिला है और 45 करोड़ बैंक खाते खोले गए। श्री ठाकुर ने कहा कि वर्ष 2014 में मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद 25 करोड़ परिवारों को शुद्ध पेयजल कनेक्शन मिल रहा है और सरकार ने स्वयं सहायता समूह को 20 लाख रुपए तक का कर्ज देना शुरू किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है। क्या आप पशुपालन, डेयरी उद्योग या पशु नस्ल सुधार कार्यक्रम से जुड़े हैं? तो ये है एक मौका आपके लिए राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार जीतने का। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत देश भर के डेयरी किसानों, सहकारी डेयरी संगठन, FPO या दूध उत्पादन कंपनियों और AI टेक्नीशियंस के अमूल्य योगदान को सराहने और प्रोत्साहित करने के लिए आयोजित राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2022, जिनमें प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह के साथ हर एक विजेता को मिलेगी 2 लाख से 5 लाख रुपए तक की पुरस्कार राशि। आप आवेदन www.awards.gov.in पर स्वयं भर सकते हैं या अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर, सहकारी समितियों या अपने पशु चिकित्सक की सहायता ले सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि है 30 सितंबर 2022। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, गुजरात सरकार और वेदांता फॉक्सकॉन ग्रुप के बीच सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले फैब विनिर्माण इकाई के लिए 1,54,000 करोड़ रुपए के समझौते से अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के अवसर पैदा होंगे। निर्वाचन आयोग ने 253 पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को निष्क्रिय घोषित किया। कोयला मंत्रालय ने वाणिज्यिक कोयला खनन नीलामी के अंतर्गत 5 राज्यों की 8 खदानों की ई नीलामी की। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय स्टार्टअप हब और मेटा ने देश भर में विस्तारित रियलिटी प्रोग्रामों में अगली पीढ़ी के स्टार्टअप बनाने के लिए एक्सेलरेटर XR स्टार्टअप कार्यक्रम को शुरू किया। पश्चिम बंगाल के कोलकाता और हावड़ा में तृणमूल कांग्रेस सरकार की कथित भ्रष्ट नीतियों के विरुद्ध भारतीय जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन पर पुलिस कार्रवाई के बाद झड़पें हुई और भारत और इंग्लैंड की महिला क्रिकेट टीमों के बीच दूसरा T20 मैच आज रात डर्बी में। पश्चिम बंगाल के कोलकाता और हावड़ा में पुलिस द्वारा भारतीय जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन को रोकने के प्रयासों के बाद कुछ झड़पों की खबर है। ये प्रदर्शन तृणमूल कांग्रेस की कथित भ्रष्ट नीतियों के विरोध में किया जा रहा था। इस टकराव के बाद कोलकाता, हावड़ा मैदान और संतरागाछी इलाकों में कई घंटों तक स्थिति तनावपूर्ण रही। विरोध प्रदर्शन से पहले विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी, सांसद लॉकेट चट्टोपाध्याय और भाजपा नेता राहुल सिन्हा को हिरासत में लिया गया था। विरोध प्रदर्शन की शुरुआत संतरागाछी, हावड़ा मैदान और कॉलेज स्क्वायर से हुई और प्रदर्शनकारी राज्य सचिवालय की ओर बढ़ रहे थे। पुलिस ने उन पर पानी की बौछार और आंसू गैस का प्रयोग किया। भाजपा पार्षद मीना देवी पुरोहित सहित कई कार्यकर्ता लाठीचार्ज में गंभीर रूप से घायल हुए, जबकि भाजपा के राज्य अध्यक्ष सुकांत मजूमदार, सांसद ज्योतिर्मय सिंह महतो और विधायक अग्निमित्र पाल को धरने के दौरान पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव में जनता दल यूनाइटेड के 15 पंचायत सदस्यों के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बड़ा झटका लगा है।
भाजपा ने कहा है कि श्री कुमार के एनडीए छोड़ने के फैसले पर विरोध जताते हुए 17 में से 15 जेडीयू जिला पंचायत सदस्य पार्टी की समूची राज्य इकाई सहित भाजपा में शामिल हो गए हैं। इससे पहले मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश में भी जेडीयू के कुछ नेता भाजपा में शामिल हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा बृहस्पतिवार को नागालैंड के दौरे पर जाएंगे। श्री नड्डा का राज्य का ये पहला दौरा होगा। वो वोखा में ओल्ड रिफियम तुई मंडल में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। तेलंगाना के सिकंदराबाद में आग लगने की घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 8 हो गई है। आग इलेक्ट्रिक बाइक के शोरूम में लगी और फिर पहली और दूसरी मंजिल तक फैलती गई। पुलिस ने बताया कि आग लगने से इलेक्ट्रिक बाइक के शोरूम के ऊपर बने रूबी होटल में धुआं भर गया और दम घुटने से लोग मारे गए। घटना के समय होटल में 24 लोग थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रत्येक मृतक के निकट परिजन को 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। घायलों को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। ये राशि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से दी जाएगी। भारत G20 सम्मेलन की अध्यक्षता के दौरान बांग्लादेश को अतिथि देश के रूप में आमंत्रित करेगा। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि कुछ अतिथि देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को आमंत्रित करने की G20 परंपरा के अनुसार भारत ने बांग्लादेश, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन, संयुक्त अरब अमीरात और मिस्र को आमंत्रित करने का फैसला किया है। दिसंबर से शुरू होने वाले G20 सम्मेलन के दौरान देश भर में 200 से अधिक बैठकें होने की उम्मीद है। G20 देशों के राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों का सम्मेलन अगले वर्ष 9 और 10 सितंबर को नई दिल्ली में आयोजित होने वाला है। G20 या ग्रुप ऑफ 20 दुनिया की प्रमुख विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का एक अंतर सरकारी मंच है। इसमें अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली और जापान सहित 19 देश शामिल हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात स्पॉटलाइट कार्यक्रम में भारत के G20 शेरपा और नीति आयोग के पूर्व मुख्य कार्य अधिकारी अमिताभ कांत के साथ भारत की G20 अध्यक्षता विषय पर एक विशेष भेंटवार्ता प्रस्तुत करेगा। श्री अमिताभ कांत ने कहा कि G20 की अध्यक्षता भारत को एक प्रगतिशील राष्ट्र के रूप में पेश करने का अनूठा अवसर है। उन्होंने कहा कि आगामी सम्मेलन के लिए सबसे बड़ी चुनौती समावेशी और सतत विकास के चरण में तेजी लाने की रहेगी। उन्होंने पर्यावरणीय मुद्दों के लिए पर्याप्त मात्रा में वित्त पोषण सुनिश्चित करने के बारे में भी बात की। भारत सरकार ने आज अनाउंसमेंट किया है कि G20 की जो समिट है वो 9-10 सितंबर को 2023 में लीडर्स समिट होगी। उसके पहले करीब 200 मीटिंग्स होंगी जो 1 दिसंबर से लेकर हमारे सितंबर की लीडर्स समिट तक होंगी। ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है देश के लिए, एक बहुत बड़ा अवसर है देश के लिए कि देश अपनी जो प्रायोरिटीज हैं जो कि इंक्लूसिव सस्टेनेबल ग्रोथ और जो हमारी प्रायोरिटी है क्लाइमेट एक्शन की, जो हमारी प्रायोरिटी है हेल्थ, एजुकेशन, न्यूट्रिशन की, इन सबको कैसे प्रोजेक्ट करें, कैसे दुनिया के आगे लाएं और कैसे देश की इमेज का एक बहुत बड़ा मोमेंटम हम प्रकट करें। ये पूरा साक्षात्कार रात 9:15 बजे से FM गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। भारत ने तमिल मुद्दे के राजनीतिक समाधान के लिए श्रीलंका सरकार के वादे के मुताबिक कोई ठोस कदम न उठाने पर चिंता व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि इंद्रमणि पांडे ने श्रीलंका पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के कार्यालय की ताजा रिपोर्ट पर एक संवाद में भारत का पक्ष रखा। श्री पांडे ने कहा कि भारत हमेशा मानवाधिकारों की रक्षा करने का समर्थक रहा है और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों के अनुसार सार्थक अंतर्राष्ट्रीय संवाद और सहयोग के लिए देशों की जिम्मेदारी में विश्वास करता है। भारत का सबसे बड़ा लोक सेवा प्रसारक आकाशवाणी देश की स्वतंत्रता के बाद पिछले 75 वर्षों से लोगों तक सूचना और समाचार पहुंचा रहा है। आकाशवाणी समाचार आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला के साथ स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के माध्यम से जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में स्वतंत्रता के बाद भारत की विकास यात्रा के बारे में जानकारी देता है। आज की कड़ी में हम बात कर रहे हैं भारत में आर्थिक सुधारों के बारे में।
1991 में भारत में आर्थिक सुधारों से अर्थव्यवस्था के उदारीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई और आर्थिक वृद्धि में उल्लेखनीय सुधार हुआ। तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव द्वारा शुरू किए गए इन सुधारों के 3 मुख्य उद्देश्य थे: उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। It is the future we have to think about, in fact, worry about. India has undertaken the first steps to shaping of our history for the next generation. After decades of centralized economic policies, India recently embarked on a reform program designed to modernize our economy, liberalize trade, and realize our economic potential. We welcomed private investment and competition and encouraged free market growth. As a result, India is becoming globally competitive, and the standard of living of our citizens is gradually on the rise. The momentum of these reforms will carry India into the next century as the single largest free market in the world. इन सुधारों का उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में निजी क्षेत्र के सहयोग को बढ़ाना था। उदारीकरण से विदेशी कंपनियों को भारत में कारोबार करने के अवसर मिले। 2014 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का प्रयास कर रही है। $5 ट्रिलियन आज एक टारगेट उसको हमारे सामने हमने रखा है। हमारे लिए $5 ट्रिलियन इकोनॉमी ये महज आंकड़ा नहीं है, बल्कि सामान्य भारतीय को सशक्त करने का माध्यम है। अर्थव्यवस्था दोगुनी होगी तो हर भारतीय परिवार की आय भी बढ़ेगी। सामान्य से सामान्य भारतीय की परचेजिंग पावर भी बढ़ेगी। $5 ट्रिलियन के इस पड़ाव तक पहुंचने के लिए हमारे पास पोटेंशियल भी है और प्लान भी है और पसीना बहाने की पूरी तैयारी भी है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार भारत ब्रिटेन को पीछे छोड़कर विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और अब भारत से केवल अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी ही आगे हैं। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पहल से देश आत्मनिर्भर बनने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। परिणाम स्वरूप सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि हो रही है, मुद्रास्फीति नियंत्रण में है, रोजगार सृजित हुए हैं और लोगों के जीवन स्तर में जबरदस्त सुधार हो रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए विशाल शर्मा। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। ये कार्यक्रम ट्विटर पर @AIR न्यूज अलर्ट्स, यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल, न्यूज ऑन AIR ऐप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी सुना जा सकता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव, जीवंत यात्रा की स्मृतियां, स्वतंत्र भारत की उपलब्धियां और कुछ रोमांचक पल सुनना न भूलें। आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज और दूसरे चैनलों पर 15 अगस्त से प्रतिदिन प्रसारित श्रृंखला आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। वरिष्ठ नागरिकों से जुड़े विभिन्न विषयों पर आकाशवाणी लेकर आया है कार्यक्रम एक कदम और बुजुर्गों के लिए। रविवार 18 सितंबर को प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है बुजुर्ग और बच्चे। आप अपने सवाल हमें इस नंबर पर भेज सकते हैं 9289094044। आप इस पते पर ईमेल भी कर सकते हैं एक कदम और AIRnews@gmail.com। कार्यक्रम सुनने के लिए जुड़िए हमारे साथ रविवार 18 सितंबर रात 9:30 बजे FM गोल्ड पर। ये आकाशवाणी है। प्रवर्तन निदेशालय ने 1000 से अधिक लोगों से धोखाधड़ी के आरोप में आशीष मलिक को गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि उसने धोखाधड़ी से 52 करोड़ रुपए वसूले थे। आशीष ने
सुनील सिंह और संदीप कौशिक के साथ मिलकर निवेशकों से एक रूसी तेल कंपनी और क्रिप्टो करेंसी में निवेश से हर महीने 20% का लाभ दिलाने का झूठा वादा किया था। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं सोनू सूद। शेयर बाजारों में लगातार चौथे सत्र बढ़त दर्ज करते हुए बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 0.8% की तेजी से 456 अंक बढ़कर 60,571 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 0.8% की ही बढ़त से 134 अंक ऊपर 18,070 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया 38 पैसे की मजबूती से एक महीने से अधिक के उच्चतम स्तर $79.15 प्रति डॉलर पर था और ब्रेंट कच्चे तेल का वायदा मूल्य $1.31 बढ़कर $95.31 प्रति बैरल पर था। कृषि मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज वर्ष 2023 के सिलसिले में कई उपाय शुरू किए हैं ताकि पुराने और उपेक्षित पोषक अनाज के बारे में जागरूकता पैदा की जाए। इस महीने से भारत की संपदा स्वास्थ्यवर्धक मोटे अनाज विषय पर एक कॉमिक स्टोरी प्रतियोगिता भी आयोजित की जा रही है। इसका उद्देश्य लोगों को मोटे अनाज से स्वास्थ्य को होने वाले फायदों की जानकारी देना है। ये प्रतियोगिता 5 नवंबर को समाप्त होगी। रविवार को मिलेट स्टार्टअप इनोवेशन चैलेंज प्रतियोगिता भी शुरू की गई है। इससे युवाओं को मोटे अनाजों के अनुकूल माहौल में आने वाली समस्याओं के तकनीकी समाधान के लिए प्रेरित करने में मदद मिलेगी। ये प्रतियोगिता अगले साल 31 जनवरी तक खुली रहेगी। पिछले वर्ष मार्च में भारत की पहल पर संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज के वर्ष के रूप में मनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया था। इस प्रस्ताव का 72 देशों ने समर्थन किया। भारत सरकार लोगों के लिए पोषक भोजन की घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मांग पूरी करने के अभियान का नेतृत्व कर रही है। बृहन मुंबई महानगर पालिका ने मुंबई में गणेशोत्सव के दौरान कई टन फूलों का कचरा इकट्ठा किया है, जिसे निर्मल्या के नाम से जाना जाता है। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस कचरे को कूड़ा घर में डालने के बजाय नगर निकाय फूलों को जैविक खाद में बदल देगा। 10 दिन चले उत्सव के दौरान बीएमसी तथा मुंबई स्थित कुछ स्वयंसेवी संस्थानों के कर्मियों समेत 6000 से ज्यादा कर्मी दिन रात इस काम में जुटे थे। शहर में विभिन्न स्थानों पर 419 निर्माल्य कलश लगाए गए थे, जिसमें ये निर्माल्य जमा होने के बाद 381 गाड़ियों की मदद से उसे बीएमसी के कंपोस्ट सेंटर में भेजा गया। इस निर्माल्य से प्राकृतिक खाद बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है और बीएमसी के सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट विभाग के सूत्रों के अनुसार 1 महीने के भीतर ये खाद तैयार होगा। इसका प्रयोग महानगर निगम के बगीचों में लगे पेड़ों के लिए किया जाएगा। बीएमसी की तरह नई मुंबई महानगर निगम भी खाद बनाने का काम कर रहा है और एक निजी संस्थान की मदद से 38 टन से ज्यादा निर्माल्य का रूपांतर बहुमूल्य खाद में किया जा रहा है। कुणाल शिंदे के साथ शैलेश पाटिल, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। देशव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अभी तक 215 करोड़ 47 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वस्थ होने की दर 98.71% है। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा महिला T20 क्रिकेट मैच आज रात 10:30 बजे डर्बी में खेला जाएगा। 3 मैचों की श्रृंखला में इंग्लैंड 1-0 से आगे है। पहले मैच में भारतीय टीम को 9 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। T20 मुकाबलों के बाद 18 सितंबर से दोनों ही टीमों के बीच 3 एकदिवसीय मैचों की श्रृंखला भी खेली जाएगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, गुजरात सरकार और वेदांता फॉक्सकॉन ग्रुप के बीच सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले फैब विनिर्माण इकाई के लिए 1,54,000 करोड़ रुपए के समझौते से अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के अवसर पैदा होंगे। निर्वाचन आयोग ने 253 पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को निष्क्रिय घोषित किया। कोयला मंत्रालय ने वाणिज्यिक कोयला खनन नीलामी के अंतर्गत 5 राज्यों की 8 खदानों की ई नीलामी की। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय स्टार्टअप हब और मेटा ने देश भर में विस्तारित रियलिटी प्रौद्योगिकियों में अगली पीढ़ी के स्टार्टअप बनाने के लिए एक्सेलरेटर XR स्टार्टअप कार्यक्रम शुरू किया। पश्चिम बंगाल के कोलकाता और हावड़ा में तृणमूल कांग्रेस सरकार की कथित भ्रष्ट नीतियों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन पर पुलिस कार्रवाई के बाद झड़पें हुई। भारत और इंग्लैंड की महिला क्रिकेट टीमों के बीच दूसरा T20 मैच आज रात डर्बी में। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।